दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्जाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जो है ये ज्योग्राफी का जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। भारत का अपवाह तंत्र का मतलब हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनिंग सिस्टम, अपवाह तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनिंग सिस्टम। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से सिस्टम बाय सिस्टम इसे अच्छे से पढ़ेंगे और हमें अभी तत्काल याद भी हो जाएगा। हम ये कहना चाहेंगे जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा आज का ये टॉपिक कैसा रह जाता है। ओके, तो देखते हैं हम, जैसा कि लिखा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनिंग सिस्टम, ड्रेनिंग सिस्टम। ठीक, अर्थात जो नदियाँ बहती हैं किस तरीके से बहती हैं, उनका तंत्र क्या होता है, उनकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, किस रूप में उनकी नदियाँ बहती हैं, इस सारी चीज़ों का हम अध्ययन आज विस्तृत रूप से करने वाले हैं। इसमें हम पहला देखते हैं हमारा भारत का अपवाह तंत्र। पढ़ेंगे हम भारत के अपवाह तंत्र। ये हमारा हुआ भारत का सिस्टम, ये हमारा हुआ, थोड़ा सा मैप से समझते हैं, ये हमारा भारत में यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहाँ से लेकर के यहाँ से ये पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ है, ये पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ है। हम लोग ये जानते हैं ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसे क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो यहाँ हम ये समझते हैं कि इस क्षेत्र में जितनी नदियाँ होंगी ऐसी नदियों को हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ। इतनी बात समझ में आई। ऐसे क्षेत्र में जो भी नदियाँ होंगी, चाहे वो अरब सागर में गिरें, चाहे वो बंगाल खाड़ी में गिरें, ऐसी नदियों को हम कहेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्लियर। सेकेंड चीज, यहाँ से हमारा भारत का जो ये आगे पोर्शन है जम्मू कश्मीर, या ये हिमालय क्षेत्र है। ये ऊपर क्या होता है, ये हिमालय क्षेत्र है। अब हिमालय क्षेत्र से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं। हिमालय क्षेत्र के ऊपर यहाँ पे जो है तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार में यहाँ पर एक झील होती है जिसे कहते हैं मानसरोवर झील। यहाँ से भी कई नदियाँ निकलती हैं। ये सारी नदियाँ जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं, ये सारी नदियाँ जो हैं हिमालय पर्वत को काट करके भारत में प्रवेश करती हैं। इसी वजह से इन्हें हम हिमालयी नदियाँ कहते हैं, हिमालयन अपवाह तंत्र कहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं और हिमालयन नदियाँ क्या होती हैं, क्यों हम उसे हिमालय नदियाँ कहते हैं और क्यों हम उसे प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो हम आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट रखिए, क्यों हम उसे हिमालय की नदियाँ कहते हैं, क्यों उसे हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। तो हमने देखा, डिवाइड किया हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा हमने देखा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब हम देखते हैं कि हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। पहला तो गंगा नदी तंत्र आता है, दूसरा है सिंधु नदी तंत्र आता है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। ये तीनों नदियाँ क्या करती हैं कि हिमालय को काटकर ही भारत में प्रवेश करती हैं और बहती हुई कुछ बंगाल खाड़ी में,
गिर जाती हैं और कुछ अरब सागर में जाती हैं। जैसे अगर हम जाने तो गंगा जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों जाती हैं कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और हमारा सिंधु नदी जो है ये जाके गिरता है कहाँ पर, अरब सागर में। ओके, इतनी बात हुई बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब हम प्रायद्वीपीय नदियां देखें। दूसरा क्या था हमारा, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो था इसमें कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, बहुत सारी नदियां, लेकिन मुख्य नदियां जैसे महानदी पढ़ना है हमको, महानदी पढ़ना है, कृष्णा पढ़ना है, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी, नर्मदा, दामोदर और तापी। ठीक है, ऐसी ऐसी नदियां हैं, इसे हम एक एक नदी अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने क्या क्या समझा अभी तक, अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र, पहला हुआ हिमालयन अपवाह तंत्र, दूसरा हुआ प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दोनों में हम लोगों ने अंतर समझा कि हिमालयन क्या होता है और प्रायद्वीपीय क्या होता है। तो हिमालयन जो होता है वो हिमालय क्षेत्र से निकली हुई या हिमालय को काट कर निकली हुई नदियाँ को हम हिमालयन नदियाँ कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो भारत का हमारा ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऐसे क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं, चाहे वो अरब सागर में गिरे या बंगाल खाड़ी में गिरे, ऐसी नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ कही जाती हैं। क्लियर क्लियर। अब आप डाउट में नहीं रहेंगे कि कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय हैं और कौन सी हिमालयन हैं। आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है बेसिक छोटे एग्जाम में कि कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं या कौन सी नदियाँ हमारी हिमालयन नदियाँ हैं। ओके, इसमें अगर हम समझें, अब हम समझेंगे एक नदी आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें कहते हैं गंगा नदी। गंगा नदी, हिमालय शुरू करेंगे जिसमें से हम पहली नदी उठाए हैं आज गंगा नदी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या है कैसे, इसके बारे में पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। ओके, इसे मिटाते हैं, आगे देखते हैं। भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, किसी भी नदी को पढ़ने से पहले हमें उसे दो चीज़ अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि यह नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है और इसका मुहाना क्या होता है। उद्गम का मतलब होता है, उद्गम का मतलब ये होता है, उद्गम का मतलब ये होता है, और एक होता है मुहाना। मुहाना, मुहाना। उद्गम का मतलब होता है कि वह नदियाँ कहाँ से निकली है, कहाँ से वह नदियाँ निकली है। जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उस क्षेत्र को हम उद्गम कहते हैं, उद्गम कहते हैं। और जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं जैसे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, तो ऐसे उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। चीज़ क्लियर। उद्गम क्या होता है, मुहाना क्या होता है। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो इसको पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा से मैप के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैप के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। एक हम थोड़ा सा चित्र बनाते हैं और इसे जानने का हम प्रयास करते हैं। छोटा सा है, ठीक। ये हुआ, ये है कौन सी नदी, आप देखते रहिए बस, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी एक नदी, आप अभी देखते रहिए। ये हुआ अलकनंदा, यहाँ पे है संतोपत, हिमानी। आप ऐसे बना लीजिए, आप लोग ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे गोला कर दीजिए, यहाँ पे बनेगा
देव प्रयाग, देव प्रयाग यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा देव प्रयाग। संतोपथ हिमानी यहाँ लिख लो, संतोपथ हिमानी यहाँ पे लिख लो, बद्रीनाथ के, बद्रीनाथ के पश्चिम उत्तर में, उत्तर में। ठीक है, अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज, एक नदी ये आती है ऐसे बहते हुए। इस नदी का उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक गौमुख एक स्थान है, क्या नाम है? गौमुख एक स्थान है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। एकदम बेसिक समझो, ऐसे कहानी याद कर लो कि उत्तराखंड के गौमुख नामक स्थान से, उत्तरकाशी के गौमुख नामक स्थान से एक नदी निकलती है। आप आज याद ही कर लोगे, एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कुछ दूर चलने के बाद उसी नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी आके भागीरथी में मिल जाती है। जिस स्थान पर वो मिलती है, जिस स्थान पे दोनों नदियां मिलती हैं, वहाँ एक संगम का निर्माण करती हैं जिसे हम कहते हैं देवप्रयाग, जिसे हम कहते हैं देवप्रयाग। ओके, आपका क्वेश्चन बनता है कि देवप्रयाग कहाँ बनता है? देवप्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं देवप्रयाग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थान को हम कहेंगे देवप्रयाग। ठीक है, अब यह नदी, पहले तो ये नदी भागीरथी नाम से थी और ये नदी अलकनंदा नाम से थी। यहाँ दोनों मिल गई, मिलने के बाद इसका नाम चेंज हुआ और ये बन गया गंगा नदी। ये बन गया गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। अब ये अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? ये भी याद रख लो, संतोपथ हिमानी से। आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। भागीरथी नदी या गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गौमुख वाणी उत्तराखंड से निकलती है। संतोपथ हिमानी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा कहाँ से निकलता है? संतोपथ हिमानी से निकलता है। या बद्रीनाथ के उत्तर में है। संतोपथ हिमानी जो है, यहाँ बद्रीनाथ है, हमारे बद्रीनाथ जी हैं, जहाँ पे हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, उसके उत्तर में संतोपथ हिमानी है, वहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। दोनों मिल जाते हैं, मिलने के बाद देवप्रयाग में, और उसके बाद कौन नदी निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें, अब तो यहाँ गंगा बन गया, अब गंगा नदी बन गया। अब गंगा नदी भारत में प्रवेश करेगी। भाई उत्तराखंड से होते हुए यह भारत में ही प्रवेश करेगी। ठीक है, अब ये हरिद्वार में, कहाँ पे नदी ये प्रवेश करती है? ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ पर? हरिद्वार में। हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। हरिद्वार में ये मैदानी भाग में आती है। कहाँ पे आती है? मैदानी भाग में। इसके पहले ये पहाड़ी एरिया में चलती है, बहती रहती है, पहाड़ी एरिया में बहती रहती है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बहती रहती है, लेकिन हरिद्वार में आकर के यह मैदानी भाग में पहुँचती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यह यूपी में भी आती है। हरिद्वार तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसे याद रखिए, अभी कुछ समझाते हैं पूरी कहानी। उत्तराखंड में। इसके बाद यह नदी फिर बहती हुई कहाँ आ गई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आपसे प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? किस जिले में प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे बिजनौर में। कहाँ पर? बिजनौर। बिजनौर जिले में हमारे ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। अब यह उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो ये बहती है लगभग 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर या उत्तर प्रदेश में बहती है। अगर गंगा की पूरी लंबाई जाने तो लगभग 2525 किलोमीटर होगा। अब ये यूपी बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, कई राज्यों से होकर के यह कहाँ पहुँचती है? बंगाल की खाड़ी में। आइए इसे एक बार हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद, नहीं मिटाएंगे नहीं, ऐसे रहने दो, आप बना लेना। अब होता क्या है, उत्तर प्रदेश में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। ये नदी कहाँ पहुंचती है? अब ये धीरे धीरे कहाँ पहुंची? पश्चिम बंगाल। जब ये नदी यहाँ से मोड़ देते हैं थोड़ा सा, जब ये नदी पहुंचती है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। अब पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही गंगा नदी का नाम ही चेंज हो जाता है। गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। कोई पूछता है कि पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में जब पहुंचती है ये, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जब पहुंचती है ये, तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में, सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं कहेंगे, इसे हम बांग्लादेश कहेंगे। बांग्लादेश, जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। किसका नाम? गंगा का नाम। अब होता क्या है कि बांग्लादेश के बाद इसी नदी में एक नदी आके मिलती है, बांग्लादेश में ही मिलती है, जिसका हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। अभी आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये आकर के इसी गंगा नदी में मिलती है, लेकिन वहाँ पे गंगा नदी को तो हम कहा जाता है पद्मा नदी। तो लेकिन जैसे गंगा का नाम बदल गया है, गंगा का नाम पद्मा हो गया है, ऐसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। तो जब यह नदी किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है। और एक नदी मेघना नदी आके इसमें मिलती है, मेघना। अब ये तीनों नदियां जब मिल जाती हैं तो एक नया रूप ले लेती हैं, एक नया नाम बनाती, इसमें मिलती है। और तीनों मेघना नाम से गिरती कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ गिर जाती हैं। इतनी बात समझ में आई। अभी हम रिवाइज कराते हैं फिर से। इतनी बात समझ में आई कि हमने नदी को उद्गम बताया और मुहाना हमने कहाँ गिराया? ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में हमने इसे गिराया। अब इसे हम एक बार मिटाते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर से अभी सिंपली ढंग से बताते हैं फिर से। अब इसे हम एक कहानी का पिरो देते हैं। कहानी भैया कैसे याद करेंगे हम? एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी। उत्तराखंड के गौमुख हुमानी से ये निकलती है। कुछ दूर आने के बाद इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। जिस स्थान पे दोनों नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को हम देवप्रयाग कहते हैं। और वहाँ से इसका नाम बदल जाता है, हो जाता है गंगा नदी। गंगा नदी जब बन जाता है, इसके बाद यह नदी उत्तराखंड के हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके पहले तो वह पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में थी। अब हरिद्वार से बहते हुए बहते पहुँचती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। अब ये उत्तर प्रदेश में जब पहुँचती है तो किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में बहते हुए यहाँ आप जानते हैं कि प्रयागराज में संगम का भी निर्माण करती है।
बहते हुए कहाँ पहुँचती है? पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में पहुँचती है। बांग्लादेश में जब पहुँचती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, अपने वहाँ पे इसका नाम दूसरा नाम रखा गया है जिसका नाम है पद्मा, मतलब गंगा को वहाँ पे पद्मा कहा जाता है। इसके बाद वहीं पर एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। अब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं और एक नदी, छोटी सी नदी है मेघना नदी। ये तीनों नदियाँ आकर के मिलती हैं और मिलके मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये उनका हुआ मुहाना। अब जब वहाँ गिरती हैं तो एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। आइए कुछ हम विशेषता भी इसका देख लें, कुछ विशेषता देखें, आप लोग नोट कर सकते हैं। विशेषता, गंगा की पूरी लंबाई, कुल लंबाई कितना हुआ? लगभग 2525 किलोमीटर। यूपी में कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर। ठीक है। यूपी में प्रवेश करती है कहाँ पर? बिजनौर के पास। गंगा का नाम बांग्लादेश में है क्या? पद्मा। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में है जमुना। ये सारे प्रश्न अब क्वेश्चन बने हुए हैं। अब ये नदी निर्माण क्या करती है? एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाने वाले हैं। ठीक। डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम पूछें कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप कहेंगे 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से यह गुजरती है। अगर हम पूछें, जैसे हमने जो ये बनाया था चित्र, ये ऐसे ये नदी यहाँ से मिलती है, इस पूरे आकार को क्या कहा जाता है? कैसा अपवाह रूप था ये? इसका रूप कैसा था बताइए? वृक्षनुमा। पूछता है कि गंगा का अपवाह रूप कैसा था? अपवाह रूप कैसे था? तो आप बता सकते हैं वृक्षानुमा या वृक्षा अपवाह तंत्र था। ठीक है, वृक्षा अपवाह तंत्र था। अब हम देखते हैं क्या बच रहा है। जहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, यहाँ से समझ लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे एक वन पाया जाता है, जिसे कहते हैं हम मैग्रोवन। मैग्रोवन जो होते हैं एक दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, इस डेल्टा का नाम सुंदरबन ही क्यों रखा गया? यहाँ पर एक सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सहायक नदियाँ। भाई गंगा है, नदी है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो सहायक नदियाँ भी हैं। सहायक नदियाँ
देखिए सहायक नदियाँ भी दो टाइप से चलती हैं, एक होती है दाईं ओर की सहायक नदियाँ, एक होती है बाईं ओर की सहायक नदियाँ। कैसे हम जानेंगे कि कौन सा बाईं ओर माने। मान लीजिए नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है, ऐसे आ रहा है, आप यहाँ खड़े हो जाइए, अपना चेहरा इधर कर दीजिए, तो आपका दाहिना ये हो जाएगा, अब बायां आपका ये हो जाएगा। यही मान के हम चलते हैं, जहाँ पे उद्गम हुआ है वहाँ पे हम खड़े होके दोनों हाथ फैलाते हैं, देखते हैं कि दाहिना बावां जैसे हमारा है ऐसे ही हम चलते हैं। अब हम देखते हैं कि दाईं ओर की कौन कौन सी नदियाँ हैं। दाईं ओर की नदियाँ, अब हम देखते हैं कि दाईं ओर कौन कौन सी नदियाँ हैं। दाईं नदियाँ हैं सोन, यमुना, कर्मनाशा नदी, ये इम्पोर्टेंट नदियां हैं। अगर हम बाईं ओर की देखें, बाईं ओर की नदियां, तो बाईं ओर की जो नदियां हैं वो हैं रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानदी आदि हैं इम्पोर्टेंट। तो ये हुआ हमारा दाईं ओर और बाईं ओर की नदियाँ। तो हमने लगभग गंगा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने इसे पढ़ने का प्रयास किया। अगर इसमें कहीं पे आपको कोई डाउट लगता है, कहीं भी कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट करिए, आप पूछिए क्या दिक्कतें हैं, हम बताएंगे बेहिचक। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। देखते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बताया। आपको 2 बार ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।